वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। पश्चिम बंगाल में बहुत सारे उत्तर निरुत्तर की तरह रह गए, लेकिन वो उत्तर तो थे। मैं ये वीडियो ख़ास तौर से इसलिए बना रहा हूँ कि थोड़ा सा विश्लेषण हम करना चाह रहे हैं कि कांग्रेस का पश्चिम बंगाल में क्या रोल रहा। पहली बार कांग्रेस बिना सीपीएम के या वामपंथी दलों के सहयोग के वो चुनाव में खड़ी हुई थी। 2021 से 2026 से इतर हम बात कर रहे हैं, लेकिन इस दफ़े परिणाम जो आए 2021 में क्या था। 2021 में उन्होंने वामपंथी दलों के लिए कुछ छोड़ा था कांग्रेस ने, और बाकी सीटों पर खड़ी हुई थी, तब ज़ीरो आया था। इस दफ़े उन्होंने अधीर रंजन जी का खास प्रयास था इसमें। अधीर रंजन चौधरी सबसे बड़ा चेहरा है कांग्रेस का पश्चिम बंगाल में। उनकी समझाइश पर 294 में से 294 सीटों पर कांग्रेस खड़ी हुई थी पश्चिम बंगाल में, और अधीर रंजन खुद भी हार गए, और जितने बाकी लोग खड़े हुए थे 293 वे भी हार गए। मैं इस संदर्भ में मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो चुनावी सुनामी आई पश्चिम बंगाल में ख़ास तौर से, जिसने उसकी तमिलनाडु में जो थोड़ा सा विफलता रही, या पांडिचेरी में भी परफॉर्मेंस में थोड़ी कमी रही, इन दोनों कमियों को ढक दिया। केरल में बीजेपी का अच्छा परफॉर्मेंस रहा। बीजेपी की जितने भी 2-3 सीटें आई, ये बड़ी उपलब्धि है। वहाँ पर विधायक बनना बीजेपी का बड़ा अचीवमेंट है। उससे पहले तिरुवनंतपुरम में उन्होंने अपना महापौर बना लिया था। तो बीजेपी वहाँ पर पाँव जमा रही है, लेकिन नीतिगत कारणों से तमिलनाडु में जिस तरीके से अन्नामलई को मुख्य धारा से अलग ही कर दिया, यहाँ तक कि उसको खुद को टिकट नहीं दिया। परिणाम क्या रहा? परिणाम रहा कि वहाँ पर बीजेपी जो 4 सीटें थी, अब तमिलनाडु में 1 सीट जीती। वोट परसेंट लगभग 12%, 13% से निकल करके 3% पर आ गया। और 30 सीटें जहाँ पर आप खड़े हुए थे, वहाँ पर भी स्थिति ज़्यादा खराब, जबकि 2021 में 20 सीटों पर ही भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई थी तमिलनाडु में, और उसमें से भी वो 4 सीट जीती थी, और वोट परसेंट बहुत अच्छा था। केरल तो खैर बहुत अच्छा रहा ही रहा, उसमें कोई दो मत नहीं। और पांडिचेरी में 6 से अब वो 4 सीट आ गई, लेकिन फिर भी 6 से 4 ही आई। वोट परसेंट वहाँ भी थोड़ा सा डगमगाया है, लेकिन फिर भी ठीक रह गया। लेकिन पश्चिम बंगाल की हम बात कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में अधीर रंजन चौधरी ने जिस तरीके से सभी सीटों पर कांग्रेस को लड़ाया, केवल 5 सीटें मेरी जानकारी के हिसाब से ऐसी रही जहाँ 5000 वोट तक लेके आए। लेकिन 5000 वोट माने रखते हैं विधानसभा में, बहुत माने रखते हैं। कई सारी सीटें ऐसी रही जो 1000 वोट वहाँ ऊपर लेके आए, लेकिन इन सब ने कहीं न कहीं टीएमसी को हराने में योगदान दिया, क्योंकि ये वोट बीजेपी को तो मिलने वाले नहीं थे, टीएमसी को मिलते। तो कुल मिलाकर के अधीर रंजन चौधरी, मुझे लगता है अब कांग्रेस की संभावना तो पश्चिम बंगाल में ख़त्म हो चुकी है। संगठन भी अब ख़त्म हो गया है, पार्टी भी लगभग ख़त्म हो गई है। अब अधीर रंजन चौधरी भी आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों आपको दिखाई देंगे कमल का निशान वाला झंडा लेकर के कलकत्ता की गलियों में घूमते हुए, क्योंकि अब वह संभावना नहीं है। कांग्रेस वैसे भी आने वाले समय में, मुझे तो लगता है कि एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि राहुल गांधी खुद बीजेपी का चुनाव चिन्ह का झंडा लेकर के और देश में घूमते मिले, क्योंकि ये एक ऐसे दौर में ये पार्टी अब जा रही है जहां लोगों को इसके बारे में पता चल गया। चोर के बारे में जब तक पुलिस शिनाख्त करके चीज़ें बरामद न कर ले, तब तक लोग चोर नहीं मानते। लेकिन एक बार वो चोर साबित हो गया, उससे चीज़ें बरामद हो गई, बल्कि वो खुद ये स्वीकार कर ले कि मैं चोर हूँ, उसके बाद में कोई उसको कैसे क्षमा करेगा? कांग्रेस की स्थिति देश में ऐसी ही है। अब तक देश को तोड़ने की बातें, अब तक सनातन धर्म के लिए जो कुठाराघात करने वाली नीतियाँ,
इन सब के पीछे कांग्रेस बनी रही। अधीर रंजन चौधरी मुझे लगता है पर्दे के पीछे से भी सही, लेकिन जिस तरीके से 294 सीटें पश्चिम बंगाल में खड़ी करके उन्होंने भाजपा का सहयोग किया, राष्ट्रवाद का सहयोग किया, सनातन का सहयोग किया, मुझे ऐसा लगता है। आपको इससे इतर कोई कमेंट आता है मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे ऐसा लगता है कि अधीर रंजन चौधरी का भी भारतीय जनता पार्टी की सुनामी को और महासुनामी बनाने में योगदान है। कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं अपने शहर से बाहर हूँ तो बाहर आपको वीडियो बना के दे रहा हूँ, इसलिए पीछे आपको कई चीज़ें नई दिखाई दे रही होगी। सहयोग कीजिएगा मेरा। भारत माता की जय।